क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर निकाला गया मैथ्स का, तो आज हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हम 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। ठीक है, तो इन सभी 5 वीडियोस में आपको कंप्लीट पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की होगी। और यहाँ पर आपको मैं पूरा पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम सेक्शन ए का डिस्कशन करेंगे। सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस है, तो आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। और ऐसे ही आपका सेक्शन बी भी आएगा, सी और फिर डी और फिर ई। ठीक है, और इन सभी वीडियोस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और अगर किसी भी बच्चे के पास फिजिक्स या केमिस्ट्री भी है तो उनकी भी वीडियोस मैं जल्द लाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो बन गई होंगी तो फिर जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहीं पर मैं आपको उन सभी प्लेलिस्ट की भी जो वीडियोस हैं मैं वहां पर डलवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1। तो आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड करनी है। और यहाँ पर मैं आपको बताया तो इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका cos इनवर्स x है, अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूं तो x जो है ना वो आपका बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 तक। यानी कि यहाँ पर जो आपका x है वो आपका -1 से 1 तक होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जो cos इनवर्स x है इस पूरे की जगह पे 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो x की जगह पे जब हम 2x माइनस 1 करेंगे, 2x माइनस 1, तो ये भी आपका -1 से 1 तक होना चाहिए। और ये आपका क्या चल रहा है, cos इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर से हमें इसके डोमेन चाहिए, तो यहां पर से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, दोनों तरफ अगर मैं प्लस 1 करता हूं, -1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 और ये हो गया आपका +1, और यहाँ पे हो गया आपका 1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपका 2। अब दोनों साइड x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करता हूं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो गया आपका कितना x और ये हो गया आपका 1। तो यहाँ पर जो आपका x है इसकी जो डोमेन होगी वो होगी आपकी क्लोज ब्रैकेट 0 to 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इसकी जो डोमेन होगी इस वाले फंक्शन की cos इनवर्स 2x माइनस 1 वो होगी क्लोज ब्रैकेट 0 to 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा गया कि एक आपके पास मैट्रिक्स है ए एंड यहाँ पर आपको बोला गया ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए, बी और सी का जो है आपको एडिशन बताना है कि इनमें से इन तीनों का जो एडिशन है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपकी कंडीशन होती है ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। अब ए मैट्रिक्स तो आपको गिवन है, अब ए का ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 A B, इसको हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, अब यहां पर से जो आपका सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 C। एंड यहाँ पर जो आपका यहाँ पर थर्ड रो होगा वो यहाँ पर आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर से इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 2 और बी की वैल्यू कंपेयर करें तो बी की वैल्यू होगी आपकी 3 एंड यहाँ पर लास्ट में सी की वैल्यू कंपेयर करें, सी की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर से 4। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ए है आपका यहाँ पर 2 के बराबर, बी है आपका 3 के बराबर एंड सी है आपका 4 के बराबर। ठीक है, इन तीनों का एडिशन बताना था ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया आपका 5 और ये 9। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपको ये पता है ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आपका दूसरा कंसेप्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, कभी कभार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी आपको कंडीशन बता देता हूँ। इसमें जो है जो आपका ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1/3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर आपको बोला गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से जो है ये किसके बराबर होगा। आपको पता है जो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है इसका जो यहाँ पर ट्रांसपोज, इसका जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है आपका 1×3 का, ठीक है। अगर हम किसी का भी ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आ जाता है, ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाता है जो भी मैट्रिक्स है उसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 3/1। तो यहाँ पर जो आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपका क्या आ जाता है, ये हो जाता है आपका, ये दोनों तो सेम होने चाहिए, और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो होती है आपकी ये दोनों ऑर्डर की 1×1 की। तो 1×1 की आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिख रही होगी, ये तो आपकी 3×3 की है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बचे ये तीनों कंडीशंस। तो इन तीनों कंडीशंस में हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा क्या, 0 1 2। ए मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो गया आपका कितना, 0 1 2, एंड यहाँ पर ये हो गया आपका 0 +1 +2 2 जा 4। सबसे पहले 0 की 0 से मल्टीप्लाई की, 1 की 1 से, 2 की 2 से, रो की पूरे कॉलम से करते हैं और फिर उन सभी का एडिशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका 5। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखना बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए पता है ना कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है ना, वो ए का डिटर्मिनेंट और इसकी पावर n-1 होता है, ठीक है। n-1 का मतलब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर n है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जो आपका n है वो यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मान लो यहाँ पर अगर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर 4-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3×3 का है, ठीक है। तो ये होगा आपका कितना, ए का डिटर्मिनेंट 3-1, तो ये आ गया आपका कितना, ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2, ठीक है। तो हमें पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा और उसकी पावर 2 कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो गया आपका यहाँ पर से इसको यहाँ पर से छुपा लेंगे और यहाँ से इसको छुपा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 -0, और यहाँ पर तो आपका माइनस का 0 है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको ये 0 कर देगा, और प्लस में ये वाला 0, और यहाँ पर भी जो भी वैल्यू आएगी उसको ये 0 कर देगा, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा आपका 6, तो ये आ गया आपका 6 के बराबर। अगर मैं यहाँ पर ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालूं तो ये आपका किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट के बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, जो कि होगा आपका 36। तो यहाँ पर ना जो आपका ऑप्शन है ना वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये है आपका 36, ठीक है। शायद आपका सैम्पल पेपर में भी ये आपका ऑप्शंस गलत दिया है, 2-3 ऑप्शन जो है आपके गलत दिए हैं आपके पूरे सैम्पल पेपर में, तो उनको जो है मैंने करेक्ट कर दिया। बाकी यहाँ पर मैं इसको भूल गया था, तो यहाँ पर 36 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और बाकी ये पूरा पूरा आपका कंसेप्ट था कि जब कभी आपका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया जो आपकी ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई है, और यहाँ पर आपको p² - q² की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता ही है, जब कभी भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p×4, और यहाँ पर है आपका q×5,
और ये आपका किस मैट्रिक्स के बराबर है, ये आपका सी मैट्रिक्स के बराबर, जिसका ऑर्डर है 2x5 का। तो यहाँ पर ये वाले जो आपके नंबर्स है ना वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर से आपको पता लग रहा होगा जो आपका Q है वो 4 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल हो सके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी फाइनली मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी P×5 की, और ये आपका 2×5। अब कंपेयर करेंगे, P की वैल्यू आपको दिख रही है 2 के बराबर और 5 तो 5 के बराबर है ही है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2। एंड फाइंड क्या करना था, P² - Q²। तो P² - Q², P का स्क्वायर हो गया आपका 4 माइनस Q का स्क्वायर करते हैं, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका -12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया एक आपके पास ग्राफ है जिसमें आपको ये वाले 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और आपको बताना है कि ये जो है पॉइंट्स जो है आपके, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है, तो ग्राफ मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ 4 क्वाड्रेंट वाला। यहाँ पर आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी में क्या कहा गया, x जो है ना वो लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। ठीक है, x जो है आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका x है वो ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो इक्वल टू 3 यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है और यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर आपका x लेस देन 3 हुआ तो वो आपका इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपका ये दोनों क्वाड्रेंट आ गए कि x जो है यहाँ इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ठीक है, y की बात करें, y जो है वो आपका यहाँ पर है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y जो है आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या तो इक्वल टू 3 है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको पता लग रहा है जो आपका एक्स है वो या तो 3 हो सकता है, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो लेस देन 3। लेस देन 3 में ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं नेगेटिव ऑफ एक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका यहाँ पर एक्स है वो लाई कर रहा है और वाई जो है ऊपर लाई कर रहा है। अगर वाई नीचे लाई कर रहा होता तो फिर हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर हो जाता, पर यहाँ पर आपको बोला गया वाई जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया सम और ऑर्डर फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी d3y बाय dx³ और इस पूरे की पावर थी 1/3 इंटू में dy/dx था और इस पूरे की पावर थी यहाँ पर 1/3। ये आपका 1/3 है। ठीक है, बराबर है आपका किसके, 0 के। तो यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यूबिंग कर देते हैं, तो क्यूब करते हैं। जब हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो फिर ये जो है आपका d3y dx³ इसकी पावर हो जाएगी 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका dy/dx इसकी पावर 1। ठीक है, बराबर 0। ऑर्डर और डिग्री का सम बताना था, तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है आपका कितना 3, और डिग्री आपकी कितनी है, जो भी आपका डिफरेंशियल हाईएस्ट डिफरेंशियल जो आपका कोफिशिएंट होता है उसकी हम पावर देखते हैं, और वही आपका क्या होता है, वही होता है आपका डिग्री। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिफरेंशियल जो आपका कोफिशिएंट है वो है आपका d3y/dx³, और इसका जो पावर है वही आपका क्या होगा, डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम बताना था, सम आ गया आपका 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव यहाँ पर ना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जो है ना अपने पेपर में अपना दिमाग जरूर से चलाना है। ठीक है, अगर आपने अपना दिमाग बंद कर दिया ना तो आपसे क्वेश्चन होना बंद हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन ना बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो
यहाँ पर जो है ना ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, चाहे आप कितना ही बड़ा सॉल्यूशन करें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको फाइनली आंसर बताना होगा। अगर आपका आंसर जो है सही आता है तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वरना आप पूरा पूरा पेज भर दें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 1 ही मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पर स्टेप के नंबर नहीं होते, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अगर आपने करेक्ट आंसर लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपका सेक इनवर्स 1/x है, ये आपका कॉज इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ सेक इनवर्स इस पूरे फंक्शन का, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स, इन दोनों की आपस में पलटी मार देते हैं, तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस में 1, और ये वाला जो टर्म है प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका कॉज इनवर्स समथिंग होता है प्लस साइन इनवर्स समथिंग, ये जो है आपका π/2 के बराबर होता है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वाला पढ़ा होगा कि जो आपका कॉज इनवर्स एक्स है और जो आपका साइन इनवर्स एक्स का जो सम होता है वो π/2 के बराबर होता है, वहीं से ये वाला रिलेशन है। तो इसको जो है आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन था, तो बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ये वाला रिलेशन याद होगा, और एक आपका ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर से अब आपको π/2 का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, dy/dx ऑफ π/2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से देखा तो आपको 15 सेकंड का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो शायद आपको क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बताया तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपका तभी वैलिड होगा जब ये दोनों जो आपकी क्वांटिटीज हैं कॉज इनवर्स में और साइन इनवर्स में, जब ये दोनों आपस में सेम हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपस में सेम है, तभी मैंने इसको π/2 का इक्वल रखा है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं होती तब मैं इसको π/2 के इक्वल नहीं रख सकता था, ठीक है। ये सेम है आपस में, तभी मैंने इसको π/2 के इक्वल रखा है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बहुत ही सिंपल सा है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका x³ डिवाइड बाय 1 + x, और यहाँ पर ना एक बार मैं +1 कर रहा हूँ, एक बार -1 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको अपने आप पता लग जाएगा। ऐसे मैंने किया ताकि आपका जो है ऊपर एक आइडेंटिटी बन जाए, a³ + b³ की आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर हमारी, और यहाँ पर -1 अपॉन 1 + x। इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी को आता ही होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग बेस पर ही, और यहाँ पर होगा आपका मॉड 1 + x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब हमें बात करनी है इसके इंटीग्रेशन पर, तो थोड़ी देर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना x + 1, a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं, ये होगा आपका x² + में 1 माइनस में x डिवाइड बाय x + में 1। तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा x² + में 1 माइनस में x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन x³ बाय 3 प्लस में x माइनस में x² बाय 2, ठीक है, और प्लस में और माइनस में ये वाला टर्म, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी हमारा बचा हुआ है ना, हमने तो बस अभी इसी का इंटीग्रेशन निकाला है। तो ये हो गया आपका माइनस का लॉग 1 + x प्लस c जरूर से लगाना क्योंकि आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ना आपको जो है इसका जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 करना होगा, ठीक है। तो x की हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, dy/dx, अगर हमने यहाँ पर x का डिवाइड दिया तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 2/x, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू में, यहाँ पर अगर हमने x का डिवाइड दिया ये हो गया आपका x। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन है कि इसका जो भी कॉफिशिएंट है dy/dx का, इसको आपको 1 बनाना होगा, ठीक है। 1 बना लिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर में जो भी यहाँ पर y के साथ वाला टर्म है विद साइन, इसका साइन प्लस में तो प्लस में लेंगे 2/x dx, ठीक है।
तो ई की पावर ये हो जाएगा आपका लॉग बेस पर ई, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी लॉग ई की पावर में हो और उसका ही बेस ई हो, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर। यानी कि जो भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री आपकी क्या होती है मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो भी आपका हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कॉफिशिएंट है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इसको कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब, इन सभी को हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स कहते हैं। इनकी जो भी पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, और जो भी आपका यहाँ पर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है ना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, वो आपका जिस ऑर्डर का होता है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पर जो है पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर को आप एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो ये हो जाएगा आपका इसकी पावर 3 बराबर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हो गई यहाँ पर 2। हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की, यहाँ पर से 1/2 पावर चली गई और यहाँ पर हो गया आपका 2। तो डिग्री अभी आपको मैंने बताया, जो भी आपका हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है उसकी जो भी पावर है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन बताना है इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन के लिए ये मान लिया हमने ए वेक्टर के बराबर है और ये मान लिया हमने बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो जब कभी आपको प्रोजेक्शन निकालना हो ना, तो प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं आपको देखना होगा। प्रोजेक्शन आपका होता है जो भी आपके वेक्टर्स हैं उन दोनों का आप सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, और जो भी जिस पर भी आपको यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा। मैग्नीट्यूड लेना होगा यहाँ पर हमें बी वेक्टर का, क्योंकि इस पे हमें क्या चाहिए, इस पे हमें चाहिए प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर से दो वेक्टर्स का हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप का कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर -2 और जे कैप का यहाँ पर कोएफिशिएंट है +3, तो -2 इंटू 3 माइनस का 6 एंड 3 इंटू माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 18। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट में 1 + 4 + 9, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और इन तीनों का एडिशन, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 14। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, -4 और ये -18, तो माइनस का 22 डिवाइड बाय अंडर रूट 14। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन गलत दिए थे आपके सैम्पल पेपर में, तो इनको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन को बनाया तो मैं यहाँ पर 2 और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो सैम्पल पेपर में ना वो 3-4 आपके क्वेश्चन के ना ऑप्शंस आपके गलत दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है पर उनके जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिया गया। ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। इसका ये मीनिंग नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उनमें जो है आपका ऑप्शंस है वो 2-3 क्वेश्चंस के जो गलत ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उनको आप करेक्ट कर लेना। और बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं ठीक भी करके लाया हूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ करेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड करना है, वो साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों ही वेक्टर का अगर हम क्रॉस कर दें और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका आई कैप
जे कैप के कैप। इस वाले ए वेक्टर का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका 1, -3 और ये +4। ठीक है, इस सारे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर से आई कैप, इसको छुपाया, इसको छुपाया, ये हो गया आपका 4 और -6, तो माइनस का 2, माइनस का जे कैप, ये हो गया आपका कितना 12, 12 माइनस 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 प्लस, प्लस का 2 तो 14, प्लस में के कैप, ये हो गया आपका कितना -9, -1 -10, तो -2 आई कैप, -14 जे कैप, -10 के कैप। इसका अगर मैं यहाँ पर इस वाले डिटरमिनेंट का अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालूं, इन दोनों का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर यानी कि जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 196, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 100, तो फाइनली ये आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 300, अंडर रूट 300, जिसको हम लिख सकते हैं tan√3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको एंगल बताना है किसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। तो दोनों साइड ना हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से हुआ क्या कि यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार यहाँ पर ना इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इक्वल टू में ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर प्लस का निशान था तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे ये गया, इससे ये गया। यहाँ पर प्लस का बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था तो यहाँ पर भी ये भी प्लस का था, दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में 0 और इसको अगर मैं ओपन करूँ ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर से आपको पता लग रहा है जो आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये तो आपका 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो आपका एक वेक्टर है और यहाँ पर 0 वेक्टर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड जो आपका मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या बताता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, और ये भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा ही 0 के बराबर होगा। जब कॉस थीटा 0 के बराबर है तो यहाँ पर थीटा आपका किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, और 90 किसको रिप्रेजेंट करता है, π/2 को। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर 1, 3, 5 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताना है और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आपको ये गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आपका एक यूनिट वेक्टर होता है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, और ये जो है आपका एक वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर है आपका कितना, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे आपका क्या, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, आई कैप, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9 + 1 + 25, तो ये हो गया हमारा कितना, अंडर रूट 35 प्लस 3
√35 जे कैप प्लस 5 √35 के कैप, और यहाँ पर ये जो आपका ये है ना 1/√35, 3/√35 और 5/√35, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। 17 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y की, और यहाँ पर आपको STC गिवन है x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर मैक्सिमम जिस भी वैल्यूज को करना है उसको यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पे ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर इसके बाद जो भी आपके यहाँ पर STC है, यहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर इसको बराबर कर लेंगे 4 क्योंकि इसके इक्वल भी है। तो यहाँ पर से x और y की ना हम यहाँ पर दो वैल्यूज डालेंगे, सबसे पहले x को 0 करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी हमें 4, y को 0 करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है। अब यहाँ पर से ओरिजिन टेस्ट करते हैं, यहाँ पर इसको ओरिजिन से पास कराते हैं 0,0 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज लेस देन 4 है, तो यहाँ पर से 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4, तो ये बात ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। तो फिर जो आपका यहाँ पर कंडीशन होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब यहाँ पर जो है हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से 0,4 और 4,0 इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर से जो आपका ओरिजिन टेस्ट है वो यहाँ पर ट्रू हो गया, तो ये वाला ग्राफ इस प्रकार से इधर देगा और एरिया आपका इधर देगा, फिजिबल एरिया, ठीक है। पर इनमें से जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ना वही हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आपको x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बोला गया, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये वाला आपका एरिया जो है वो यहाँ पर आपका इनमें से कोई एक आपका कॉर्नर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया आपका 0,4, 4,0 और ये हो गया आपका 0,0। मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो कॉर्नर पॉइंट आपके कौन से हो गए, कॉर्नर पॉइंट हो गए हमारे कौन से 0,4, 4,0 और 0,0। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो हमारा ये हो गया आपका 0 प्लस 16, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी 0, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है एट 0,4, z इज मैक्सिमम, और z की कितनी वैल्यू आ रही है, z की वैल्यू आ रही है आपकी 16। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है 18 क्वेश्चन में, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द LPP z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, जो इसमें फिजिबल रीजन का बाउंडेड पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स है, वो है आपका 3,2, 0,5 एंड 0,3, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो मिनिमम वैल्यू आपको z बतानी है, यानी कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं इनको इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, और जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेटिस्फाई कराते हैं 3, ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 14, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 4, 5, 57, ठीक है। तो यहाँ पर 0,5 सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, और 0,3 कराएंगे तो 21, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट पे आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ये आपका मिनिमम है, और ये आ रहा है आपका 0,3 पे, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन से, यहाँ पर आपको लगा कि आपको यहाँ पर a इज इक्वल टू में क्या गिवन है, असर्शन है आपका
कॉज इनवर्स कॉस 7π/6 एंड ये आपको गिवन है 5π/6 के। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा है आपका कॉज इनवर्स कॉज, इसको मैं ले सकता हूँ पाई प्लस π/6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स माइनस कॉस π/6, तो माइनस का ये हमारे पास आ जाएगा कॉस π/6 होता है हमारा √3/2। माइनस को बाहर निकालते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका पाई माइनस कॉज इनवर्स √3/2, और यहाँ पर कॉस √3/2 कितना होता है, ये होता है आपका π/6, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 5π/6। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका असर्शन है वो तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पर रीजन क्या बोला गया कि कॉज इनवर्स कॉज एक्स इज इक्वल टू में एक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π, तो ये भी आपकी जो रीजन है ये भी आपका सही है। ठीक है, जब आपका एक्स जो है वो यहाँ पर 0 से π पे बिलोंग करेगा तभी आपका जो है इसका जो कॉज इनवर्स कॉज एक्स का जो आंसर है वो एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपका असर्शन है इसको फॉलो भी कर रहा है, यानी कि जो आपका रीजन है वो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में ट्रू है, और यहाँ पर जो आपका रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखना आपको बोला गया कि एक आपका असर्शन है और एक आपका रीजन है, दोबारा आपको असर्शन और रीजन का आंसर देना है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है आपकी कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देन cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार क्या ये सही है। आपको पता होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये जो है 1 के बराबर होता है। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा बराबर 2। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर cos 2 अल्फा बनाने के लिए यहां पर मैं -1 कर रहा हूं, यहां पर भी और यहां पे भी। यहां पर मैंने -1 जो है 3 बार किया है, तो एक बार +3 कर देता हूं बराबर 2, और यहां पर ये आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है cos 2 अल्फा, ये आपका लिखा है cos 2 बीटा, ये आपका लिखा है cos 2 गामा, और ये आपका +3 बराबर 2। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा इज इक्वल टू -1, और यही आपको बोला गया कि ये जो है -1 के बराबर है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। अब इसका रीजन देखते हैं क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आ लाइन इज इक्वल टू 1। ये जो आपका रीजन है ये भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो यहां पर भी ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये पूरा आपका सेक्शन ए का सॉल्यूशन था, और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको अगली वीडियो में प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा तो फिर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, वहां पर आपको अगली वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता ही है इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।